हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियों का भाग 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में उससे पहले हम ये चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता आई और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, संस्कृति क्या होती है, कृषि की प्रौद्योगिकी के बारे में कहाँ कहाँ ये हमें स्थान मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके निर्वाह के तरीके कैसे लोग रहते थे, उसका आरंभ कैसे हुआ, पशुपालन कैसे करते थे, कृषि कैसे करते थे, शिल्पकारी कैसे थी। ठीक है। और आज अपन उसकी ही एक महत्वपूर्ण जगह है, जो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। सूक्ष्मता का मतलब होता है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल से, यानी बहुत ही बारीकी से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। देखो, सबसे पहले कोई अगर पूछ ले आपसे कि सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का जो थी, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर या पहला स्थल वो था हमारे पास हड़प्पा। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले कि सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल, पूरा का मतलब होता प्राचीन, स्थल का मतलब जगह, पूरा स्थल वो है अपने पास मोहनजोदड़ो, जिसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है ऋतिक रोशन की, आपको पता हो तो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सबसे पहले खोजा तो हड़प्पा था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध तो था पूरा स्थल वो मोहनजोदड़ो। ठीक है। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। अब ये जो मोहनजोदड़ो का जो शहर था वो दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो छोटा भाग लेकिन बहुत ऊंचाई पर बना हुआ, लेकिन एक बड़ा भाग जो कि नीचे बनाया हुआ। एक तो नीचे भाग था, लेकिन एक ऊंचाई पे भाग था, मतलब छोटा था लेकिन बहुत ऊंचा था, लेकिन बड़ा भाग जो था वो नीचे की तरफ था। ये दो भागों में बस्ती बसी हुई थी। निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है, ये आपके लिए प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, आपके पास नक्शा दे रखा है। ये नक्शे में आपको VSA क्षेत्र, REM क्षेत्र, ठीक है, HRB क्षेत्र, GFD। सर आपको मतलब आपके मन में आएगा कि ये HRB GFD इनका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है? तो ये क्या है, नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर जो लिख रखे हैं ना, GFD ये वगैरह वगैरह, ये पुराविदों जिन्होंने इन क्षेत्रों की खोज की थी ना, उनके ही नाम पर लिख दिए हैं। ठीक है। जैसे कि अब शॉर्टकट में कोई कहता है क्या, जैसे कि मेरा नाम है दीपक, ठीक है, तो मैं DP इस तरीके से शॉर्टकट में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके नाम भी शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रोमन शब्दों में इनके नाम ही लिख रखे जिन लोगों ने इन स्थानों की खोज की थी। ये नामों को संकेत है जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई है ना, खुदाई करवाई थी, उनके नाम पर इनका नाम रख दिया गया। देखो, जहाँ आभूषण मिलते हैं उनका नाम अलग, उसको अलग कर दिया, इस तरीके से इन्होंने, ये है ना मोनियर क्षेत्र, इस तरीके से नक्शा है। तत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग यानी जो ऊपर बनाया गया, निचला शहर यानी जो नीचे का शहर है बसा हुआ। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। भाई देखो, दुर्ग की ऊंचाई का कारण अगर आपसे पूछ ले कि जो मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग बनाए हैं, जो ऊपर की बस्ती बसी हुई है, उसकी ऊंचाई का कारण क्या था,
तो उसकी ऊंचाई का एक ही कारण था, क्या, कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। जितनी भी संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों, देख लो आज से भी हजारों साल पुराने भी पहले भी ईंटों का प्रयोग होता था। यानी जो, और कैसी ईंटें, कच्ची ईंटों के चबूतरे बना दिए जाते थे, और उनके ऊपर ये संरचनाएं, यानी उनके ऊपर ये दुर्ग बने हुए थे, जिसके कारण ये ऊंचे हो गए। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। और इस दुर्ग को क्या कर दिया था, क्या, जो अंदर घर होंगे लेकिन बाहर बाहर क्या कर रहे, जैसे कि आप कुंभलगढ़ वगैरह किले, पुराने किले जाते हो तो वहाँ किले में आप देखते होंगे कि दुर्ग तो अंदर अंदर है, लेकिन उसके चारों तरफ एक दीवार, बड़ी परकोटादार दीवार कर दी जाती है, यानी सुरक्षा कवच लगा दी जाती है, जिससे ये दीवार क्या हो जाती है, अंदर अंदर दुर्ग से अलग भी हो जाती है दीवार पूरी। ये जो दीवार है ये दूसरे क्षेत्र को अलग भी कर देती है और सुरक्षा का भी काम करती है, ठीक है। चारों तरफ परकोटा। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता होगा, 1 घनी मीटर मिट्टी अगर ढोता है, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी ये जो शहर है, जितना आप आसानी से इन किताबों में पढ़ लेते हो कि हड़प्पा सभ्यता आई, वो आई, ये एक दिन में नहीं बस गई थी, इसको बसाने के लिए बहुत समय लगा था। और आप जानते हो कि किसी चीज़ को अगर आपको क्रिएट करना है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है ना। किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिगाड़ने में तो क्या है। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। आज जिन्हें चबूतरे नींव भी डालते हैं, जैसे नया घर बनता है तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले नींव बनाते हैं। नींव को बनाने के बाद उसके ऊपर चबूतरे जैसा बनाते हैं, फिर अपन घर की जो चुनाई है वो चालू करते हैं। तो नींव का काम करना पहले पड़ता है, फिर चबूतरे के होते ऐसे घर बनते जाते हैं। तो एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद क्या हो गया, शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन का मतलब होता है कि एक बार योजना बना देना, है ना, बस्ती किस तरीके से होगी, और उसके बाद उसका कार्यान्वयन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुमान की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी और दुगनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें इस सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। आपको अगर पूछ लिया जाए कि ईंटें किस तरीके की थी, ईंटों का डायमेंशन बताओ, तो ईंटों की क्या होगी, ईंटें इस तरीके की होती है। ईंटें, उसकी लंबाई होती है, उसकी ऊंचाई होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है, ठीक है। तो जो ईंटें थी उनको धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बना दिया जाता था, लेकिन ये एक निश्चित अनुपात में थी, यूं नहीं कि एक ईंट बड़ी नहीं एक छोटी, ऐसा नहीं था। देख लो इतना लोगों में समझ थी। जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी और दुगुनी होती थी। लंबाई चौड़ाई की तो 4 गुनी, चौड़ाई की तो 4 गुनी, यानी अगर चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अगर 1 मीटर है, 1 मीटर तो नहीं, 1 सेंटीमीटर है, इतना मान लेते हैं। अगर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर तो वैसे बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन अपन सिर्फ एक मान रहे हैं। चौड़ाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो होगी वो क्या होगी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 4 गुनी, लंबाई और चौड़ाई क्या, 1 मिनट, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो होगी क्या, लंबाई तो ऊंचाई की 4 गुनी, अगर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई हो जाएगी 8, क्योंकि 4 गुनी 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या होगी, दुगनी, अगर ऊंचाई 2 है तो चौड़ाई उसकी दुगनी, यानी 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई तो दुगनी और लंबाई 8 गुनी, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से ईंट बन गई है। देख लो ये डायमेंशन होता था, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। नालों का निर्माण, अगला टॉपिक,
हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। कोई आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें और गलियां थी वो किस पद्धति में बनाई गई थी, तो आपके पास उत्तर आ जाना चाहिए कौन सी पद्धति, आपके पास उत्तर आना चाहिए कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। ये बात ध्यान में रखना आप। और बड़ी बड़ी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी पद्धति में, तो ग्रिड पद्धति में। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ग्रिड पद्धति कैसे पता पड़ जाए? ऐसी सड़कें या गलियां जो एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर, एक गली यूं जा रही है, एक गली यूं जा रही है। शहरों में होती नहीं होती, शहरों में एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता यूं जा रहा है, और ये 90 डिग्री के ऊपर काट रहे हैं एक दूसरे को इस तरीके से प्लस बनाते हुए, है ना, 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। तो इस प्रकार की जो शैली होती है, इस प्रकार की जो शैली होती है वो ग्रिड शैली होती है। कौन सी शैली? ग्रिड शैली। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। देखो इन पद्धतियों को देखो, अब पहले घर अगर बना दिए जाते तो सड़कें एक जैसी नहीं बन पाती। मान लो कि एक घर यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है, एक घर मैंने यहाँ बना दिया, एक घर यहाँ से, एक घर ऐसे, एक घर ऐसे, ऐसे बना दिया, तो क्या अब देखो सड़कें कैसे निकल पाती? ये रुक गया, ये रुक गया, सड़कें नहीं निकल पाती। तो पहले क्या किया हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले क्या कर दिया जाता था, पहले सड़कें और नालियाँ इनको बना दिया जाता था, सड़कें और नालियों को बना दिया जाता था इस तरीके से, और उसके बाद उसके चारों तरफ क्या कर दिए जाते थे, उसके बाद घर बना दिए जाते थे, ताकि सड़कों की आकृति जो है वो ग्रिड पद्धति में ही बनी रहे, यानी उनका आकार खराब ना हो। ठीक है। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा। अब देखो मान लो कि ये एक वाला घर है यहाँ, ठीक है, अब ये जो सड़क के पास से नाली जा रही है, ठीक है, सड़क के पास से ये नाली जा रही है, ठीक है, ये वाली नाली, और ये वाला घर है। तो अब इस घर में से जितना पानी बहेगा, अगर घर यहाँ होता तो इतना मेरे को नाली अलग से खींचनी पड़ती, लेकिन अगर ये घर है, इसकी एक दीवार अगर नाली से सटी हुई है तो क्या होगा, घर से डायरेक्ट पानी नाली के अंदर चला जाएगा। इतनी खतरनाक व्यवस्था थी, देख लो, बिल्कुल शहरी, बहुत अजीब मतलब बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया गया था। महान है वो कारीगर, सही में। देख लो कब एक एक घर को नाली से सटा कर बनाया ताकि घर से निकलने वाला पानी डायरेक्ट ही नाली, बड़ी नाली में चला जाए। इतना खतरनाक। ठीक है। दुर्ग क्या होते हैं? हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। कहाँ किलेबंद थी? पूरी बस्ती, जब चारों तरफ किलेनुमा परकोटा बना दिया जाता था। कहाँ? धोलावीरा और लोथल, दोनों गुजरात में। तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है। दुर्ग जो थे वो दीवार से गिरे हुए नहीं थे लोथल में। लोथल और धोलावीरा ऐसे शहर है जहाँ पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। ठीक है। और कुछ कुछ जगह पूरी बस्ती किलेबंद नहीं थी। एक ऊंचा भाग होता था पश्चिमी भाग, और एक पूर्वी भाग होता था जो निचला भाग होता था। सब कुछ थे भाई, एक तरफ निकलने का रास्ता, एंट्रेंस थी, एग्जिट थी, फिर चारों तरफ इस तरीके से परकोटे थे ताकि कोई दुश्मन अटैक नहीं कर सके, है ना। और दो दरवाजे थे, एक मतलब बिल्कुल दरवाजे भी इस तरीके से कि एक तरफ न्यू एंट्रेंस होगी तो भी सबको पता हो, सबकी चेकिंग हो, है ना। इस तरीके से उन लोगों ने बना रखी थी, यानी सबको, कोई भी इंसान आता तो उसके निकलने की जगह उसी टाइम मतलब अलग अलग रास्तों से नहीं थी, हर कहीं से भाग सके, क्योंकि पूरा का पूरा चारों तरफ सुरक्षा कवच था, पूरी तरफ परकोटे नुमा दीवारें थी। गृह स्थापत्य, गृह स्थापत्य का मतलब होता है घरों को किस तरीके से बनाया गया था। आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर, कलर चेंज कर लो क्या, चलो
कलर चेंज कर लिया। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। देखो निचला शहर जो है आवासीय भवनों के उदाहरण, देख लो ये भवन बना हुआ इतना अच्छी तरीके से, देख लो पूरा कई इंजीनियर घर का नक्शा बनाया हो इस तरीके से ये घर बना हुआ है, तो जिसमें चारों ओर कमरे बने हुए हैं। संभवतः आंगन था, उसमें खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ, यानी गर्म और शुष्क मौसम में भी किस तरीके से ठंडा रहे, किस तरीके से गर्म रहे, ये भी इनको पता था। और किचन को अलग करना, आंगन को अलग करना, बेडरूम को अलग करना, डाइनिंग रूम को अलग करना, सबको मतलब इस तरीके से नियोजित घर था ये, यानी पूरी तरीके से पहले से ही इसकी जो है इसका स्ट्रक्चर, इसका पूरा मैप बना दिया गया था और उसके बाद इन घरों को बनाया गया था। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व था। यानी लोग ऐसे नहीं कि एक ही कमरे में सो रहे हैं सारे, है ना, यूं नहीं कि प्राइवेसी कुछ भी नहीं है, सबको अपनी अपनी प्राइवेसी, अपने अपने कमरे में सोते थे, अपनी अपनी प्राइवेसी के साथ काम करते थे। ये बहुत रोचक पहलू है। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। क्या बोल रखा है? इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग, देखो अगर मुख्य द्वार है, मान लो कि जहाँ से गेट की एंट्रेंस हो रही है, तो उस एंट्रेंस से यूं नहीं कि बाहर कोई लोग चल रहे हैं तो पूरे घर के अंदर नज़र चली जाएगी, ऐसा नहीं था। यानी मुख्य भाग का आंतरिक भाग से कोई रिलेशन नहीं था। यानी क्या कि इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग, अंदर वाले भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन, सीधे उस भाग को अपन नहीं देख सकते थे। यानी कोई बाहर अगर कोई इंसान चल रहा है तो वो घर के अंदर झांक नहीं सकता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। देख लो, अब बाथरूम भी होता था, स्नानागार यानी बाथरूम, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। मैंने बोला था ना कि एक दीवार जो थी घर की वो नालियों से जुड़ी हुई थी, ताकि जितना भी पानी था वेस्ट वो सारा नालियों में चला जाए। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। देख लो कहीं कहीं तो डबल बिल्डिंग भी थी, डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल इस तरीके से थी, तो जिसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। कई आवासों में कुएं थे, वाह वाह वाह, जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। राहगीरों का मतलब मेहमान वगैरह, ठीक है। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में राहगीरों का मतलब, राह का मतलब होता है रास्ता, गिरो यानी जो कोई भी रास्ते पर चल रहा बेचारा, प्यास लग गई उसको, तो उसको क्या है कुएं पे जाके वो पानी पी सके, इस तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। भाई साहब, कुओं की संख्या अगर बोले आपको पूछे तो 700 कुएं। कितने कुएं मोहनजोदड़ो में? 700 कुएं, 700 कुएं। प्रश्न पूछ चुका है, आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आवास का प्रवेश द्वार कहाँ कैसा है। इस घर को देख के आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों में के विषय में मेके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब मेके एक ये पुरातत्व उन्होंने दिखाई। अब तक खोजी गई सर्वथा, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य क्या क्या देख लो, इन्होंने प्रश्न मतलब अपने जो विचार है वो उनको प्रदर्शित किया है। इसकी मतलब प्रशंसा में लिखा है, मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। देख लो, अब नालियाँ ढकी हुई थी लेकिन ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई करते समय हटाया जा सके और वापस बंद किया जा सके। परमानेंट नहीं, हटाया भी जा सके, बंद भी किया जा सके, क्योंकि नालियों की सफाई भी जरूरी। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी। मलकुंड वही सेप्टिक टैंक जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था, परंतु लंबे नालों में कुछ अंतरालों
पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, समुद्र निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। एक कमी देख लो, जहाँ बहुत सारी अच्छी बातें होती है वहाँ कमियाँ भी होती है। जब देखो नालियों की सफाई तो कर देते थे, लेकिन जो नालियों से जो कचरा निकलता था, गंदगी निकलती थी, वो सड़कों पर ही फैली हुई दिखती थी। हमारे शहरों में भी ऐसा ही होता है ना आजकल। अब तो नहीं होने लग गया है, लेकिन शहरों में क्या होता है कि नालियाँ साफ़ करने के बाद जो कचरा निकलता है वो उन्हीं वहीं जगह पड़ा रहे, तो वो सारी गंदगी वापस फैल जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें भी था। अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, 1948 में लिखा। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माणों के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। देख लो, घर तो कच्ची ईंटों से बनाए, लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों से। नालियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, घर के नियोजन के ऊपर बहुत ध्यान दिया उन लोगों ने। यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का मितीय आरेखन है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं था। ये देख लो कमरा नंबर 6, कमरा नंबर 6 कहाँ है, ये रहा, इसमें देख लो एक कुआं है। दुर्ग, आगे आप, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। दुर्ग क्या है? दुर्ग यानी ऊंचाई पर बना हुआ स्थल, ठीक है। ऐसे संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ दुर्ग पर हमें किन किन संरचनाओं के साक्ष्य मिले, देख लो, जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट यानी स्पेशल सार्वजनिक प्रयोजन, कोई बड़ा अगर भव्य आयोजन हो, जैसे कि आपके भी गांव में या फिर शहर में कोई अगर भव्य आयोजन होता है तो बड़ा ग्राउंड होता है ना। इसी तरीके से दुर्ग पर भी बहुत सारे ऐसे ही संरचनाएं मिली है जहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते थे, विशिष्ट सार्वजनिक आयोजन होते थे। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? माल गोदाम, देख लो, माल गोदाम भी मिला है, और स्नानागार, बड़े बड़े बाथरूम भी मिले। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। देख लो, स्नानागार इसमें होगा। ये देखो माल गोदाम तो इसमें ये रहा, विशाल स्नानागार देख लो, ये रहा बड़ा बड़ा स्नानागार जहाँ आराम से बड़े बड़े आयताकार जलाशय है, ठीक है। जलाशय का मतलब जल प्लस आशय, जल को संग्रहित करने का स्थान। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यानी जलाशय जो आजकल अपन जो बावड़ियाँ कहते हैं ना, वो है ना, नीचे बावड़ियों के अंदर भी जाने के लिए सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जलाशय के किनारों सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी जो नीचे जाने के लिए बावड़ियों के जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। जलबद्ध भी करना, अब देखो अगर जलबद्ध डाट नहीं लगाया जाएगा तो पानी निकल जाएगा, इसलिए इनको जिप्सम तथा ईंटों को जमा कर जलबद्ध किया। जल को रोकना जरूरी था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। तीनों तरफ देखो ये कक्ष बने हुए थे, इनमें कुएं हैं। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। स्नानागार का मतलब है बाथरूम। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी, ठीक है। यानी जो वेस्ट जो पानी था वो नाले में मिल जाता था, ऐसा नहीं है कि रोड पे बह रहा है। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, ठीक है। अब देखो दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट स्पेशल संरचनाएं इसको मिली, जिससे स्पष्ट क्या होता है कि इनका जो प्रयोग था किसी विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जैसे कि आज भी छठ के स्नान वगैरह होते हैं, तो उनके लिए क्या होता था कि कोई अगर विशिष्ट पूजा हो रही है तो उनके लिए क्या होता था कि ये अनुष्ठानिक स्नान जो बड़े बड़े सारे लोग मिलकर ने एक, जैसे अपने गंगा या जब कुंभ का मेला भरता है तो गंगा में कितने लोग नहाने जाते हैं, है ना। तो यानी स्नान करने, अपने कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं,
तो इस तरीके से हजारों लोग एक साथ डुबकी लगाते, एक साथ नहाते हैं वहाँ। तो बड़े बड़े अनुष्ठानिक स्नानागार का भी प्रयोग इन्हीं के लिए होता होगा, ये अनुमान लगाया गया है इन सभी को देखते हुए। दुर्ग का नक्शा चर्चा कीजिए। मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की क्रिया को नियोजन की ओर संकेत करते हैं? क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी है? देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने दुर्ग के बारे में पढ़ा, ठीक है, गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ा, नालों का निर्माण किस तरीके से है इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आगे का लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।